नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी अभ्यर्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में। दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे बुद्धि पर, यानी कि इंटेलिजेंस पर। बुद्धि का अर्थ, बुद्धि की परिभाषाएं, बुद्धि को सर्वप्रथम किसने बताया, बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है, उस सूत्र को किसने प्रतिपादित किया, और साथ ही साथ बुद्धि की विशेषताएं क्या हैं। इतना आप इस वीडियो में जानेंगे और समझेंगे, और बहुत ही अच्छी तरीके से वीडियो को देखिएगा पूरे कंसंट्रेशन के साथ में, क्योंकि आपको यहां से कुछ ना कुछ जरूर मिलने वाला है। जितने भी अभ्यर्थी हो, चाहे वह विजुअल इंपेयरमेंट के अभ्यर्थी हो, चाहे वह इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अभ्यर्थी हो, हेयरिंग इंपेयरमेंट के अभ्यर्थी हो, क्योंकि यह कॉमन टॉपिक है और सभी अभ्यर्थियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बात करते हैं बुद्धि की, और चैनल पर यदि नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मित्रों को इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, जो आपके साथ मित्रगण पढ़ते हैं वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं बुद्धि पर। और आप सभी को पता है कि बुद्धि आपके पास भी है और बुद्धि हमारे पास भी है, लेकिन बुद्धि क्या होती है सुन लीजिए। बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने, उसमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। दोस्तों यह जन्मजात होती है, यह एक मानसिक शक्ति होती है जिससे कि कोई भी बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आपसी संबंध खोजता है, और क्या दोस्तों, जो भी नवीन ज्ञान है और नवीन परिस्थितियां हैं उनमें समायोजन करता है। यानी कि जो नया ज्ञान उसके पास आ गया है और कोई भी ऐसी परिस्थिति है जिसमें वो कुछ सीखना चाहता है, कुछ आगे बढ़ना चाहता है, तो दोस्तों यह बुद्धि का ही कार्य है, उसको आगे बढ़ाना, उसको क्रिएटिव बनाना। बुद्धि मनुष्य को नवीन परिस्थितियों को ठीक से समझने तथा उसके साथ अनुकूलन होने में सहायता करती है। आप सभी को पता है कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमें कभी कूट लेखन दे दिया जाता है, या कोई भी प्रश्न ऐसा होता है जो हम हल नहीं कर पाते हैं, चाहे वो गणित से संबंधित हो, चाहे वो हिंदी का प्रश्न हो, चाहे वो संस्कृत का प्रश्न हो। तो दोस्तों कैसे हल होता है, बुद्धि के माध्यम से ही हम उसको हल करते हैं। नवीन परिस्थितियां और उसमें अनुकूलन किया जाता है, एडेप्टेशन किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। मान लीजिए पहले आप ऐड कर रहे थे या प्लस कर रहे थे, तो क्या कर रहे थे, 1 और 1 करके ऐसे ऐसे करके आप प्लस करते थे। उसके बाद में आपने 1 + 2 = 3 करके, तो क्या दोस्तों यह अनुकूलन ही तो हुआ। पहले आप 1 1 करके प्लस करते थे, अब क्या है, सीधे सीधे आप प्लस कर रहे हैं, तो यह अनुकूलन हुआ। नवीन परिस्थितियों में नवीन ज्ञान को जोड़ना बुद्धि कहलाता है। अगर हम एक लाइन में, एक शब्द में बात करें तो क्या है दोस्तों, सोचने समझने की योग्यता ही क्या कहलाती है, बुद्धि कहलाती है। सोचने समझने की योग्यता ही बुद्धि कहलाती है। दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। वहां पर काफी सारी वीडियोस की लिंक मैं आपको शेयर करता रहता हूं। टेलीग्राम पर आप जाइएगा, अगर आप सर्च करके शेयर करना चाहते हैं तो एग्जाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन सर्च कर लीजिएगा, हमारा यह लोगो आपको लगा मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों परिभाषा पर बात कर लेते हैं। वुडवर्थ जी ने क्या परिभाषा दी, और अगर आपसे बुद्धि की परिभाषा पूछता है तो थोड़ा सा आप बुद्धि के बारे में लिखने के बाद में जो ये परिभाषाएं मैं आपको बता रहा हूं, इन परिभाषाओं को आप लिखेंगे तो बहुत ही अच्छे अंक आपको मिलेंगे। चाहे वो आपका 5 नंबर का प्रश्न हो, और 1 नंबर का प्रश्न अगर आता है तो उसको भी आप बहुत ही अच्छे ढंग से, जो भी अभी मैं बताऊंगा कि यहां से किस प्रकार से एक एक नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो परिभाषा दोस्तों है वुडवर्थ जी की। इन्होंने क्या कहा, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यानी कि कार्य करने की एक विधि है बुद्धि। ये किसने कहा, ये वुडवर्थ जी ने कहा। टर्मन जी ने क्या कहा, टर्मन जी ने कहा कि बुद्धि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है। अब आप कहेंगे अमूर्त विचार क्या होते हैं। दोस्तों मूर्त चीजें वो होती हैं जो हमें दिखाई देती हैं, और अमूर्त चीजें वो होती हैं जो हम सोचते हैं, जो हमारी थिंकिंग होती है। तो दोस्तों अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता होती है, बुद्धि कहते हैं हम उसको।
बकिंघम जी ने क्या कहा था दोस्तों? सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। क्या कहा? सीखने की जो योग्यता होती है उसी को हम क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं, बकिंघम जी ने कहा था। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1885 ईस्वी में, दोस्तों याद रखिएगा, बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो दोस्तों फ्रांसिस गाल्टन ने। और ये निवासी कहाँ के? तो दोस्तों इंग्लैंड के निवासी। और 1885 ईस्वी में इन्होंने बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया और इन्होंने बताया कि बुद्धि कैसी होती है। तो दोस्तों बुद्धि कैसी होती है? बुद्धि होती है अमूर्त। बुद्धि होती है अमूर्त। एक नंबर में प्रश्न आपसे पूछ लेगा बुद्धि कैसी होती है, वहां पर मूर्त दिया होगा, अमूर्त दिया होगा, दोनों दिया होगा, इनमें से कोई नहीं दिया होगा। तो आप लोग क्या करेंगे? अमूर्त लगाएंगे। बुद्धि कैसी होती है? अमूर्त होती है। बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसिस गाल्टन ने इंग्लैंड में और 1885 ईस्वी में किया। साथ ही साथ देख लेते हैं, और बहुत ही अच्छी लाइन लिखी हुई है, समस्या को हल करने की क्षमता वह गुण जिसके पास अधिक होता है उसे, वह जो व्यक्ति होता है, वह जो बालक होता है, वह अधिक बुद्धिलब्धि का होगा। यानी कि समस्याओं को हल करने की जिसके पास अधिक क्षमता होगी, जिसके पास गुणों को समझने की अधिक क्षमता होगी, वो क्या दोस्तों? उसके पास क्या होगी? बुद्धि होगी, अधिक होगी। और मैं बताना चाहूंगा, जो सामान्य व्यक्ति होते हैं, सामान्य जो व्यक्ति होते हैं उनका आईक्यू लेवल कितना होता है, उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो दोस्तों उनकी बुद्धि लब्धि होती है 90 से 110, या पेपर में आपसे 90 से 109 भी लिखा आपको मिल सकता है। तो सामान्य व्यक्तियों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो 90 से 110 होती है। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? आप सभी लोग जाइए और तुरंत कमेंट सेक्शन में बताइए कि प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। जब आप प्रश्न का आंसर देते हैं तो वाकई बहुत अच्छा लगता है। अब हम बात करते हैं, सर्वप्रथम कैटल ने 1890 ईस्वी में, यानी कि 5 साल के बाद में, बात हो रही थी दोस्तों फ्रांसिस गाल्टन की, जिन्होंने बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। अब 1885 ईस्वी के बाद में, 5 साल के बाद में, कैटल ने क्या किया दोस्तों? मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट पुस्तक दी और इसमें इन्होंने बुद्धि के बारे में ही बताया। अब हम बुद्धि के प्रकारों पर बात कर लेते हैं दोस्तों। तो थॉर्नडाइक जी की अगर हम बात करते हैं, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए। पहली बुद्धि आपकी मूर्त बुद्धि, इसी को हम कहेंगे स्थूल बुद्धि। दूसरी आपकी अमूर्त बुद्धि और तीसरी आपकी सामाजिक बुद्धि। तो अब हम देख लेते हैं दोस्तों, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। आपसे प्रश्न पूछेगा कि इंजीनियर किस बुद्धि के अंतर्गत आता है, यानी कि जो भी थॉर्नडाइक की 3 बुद्धियां दी गई उनमें से दोस्तों जो इंजीनियर है वो किस बुद्धि के अंतर्गत आता है, या कारीगर जो है जो किस बुद्धि के अंतर्गत आता है, तो तुरंत आप लगाओगे मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आता है। अब देखिएगा, औद्योगिक कार्यकर्ता, इंजीनियर, कारीगर चीजों को देखते हैं। उन्होंने क्या किया? चीजों को देखा, उन्होंने ईंटें लगाई, उन्होंने यंत्र का उपयोग किया। तो दोस्तों वो सब जाएंगे आपके मूर्त बुद्धि में। इसे गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। इसका संबंध यंत्र व मशीनों से होता है, यानी कि कारीगर जो है वो काम किससे करेगा? मान लीजिए अगर घर बनाया जा रहा है तो हथौड़े से काम करेगा, और मैकेनिक जो होगा वो अपने औजारों से काम करेगा, इंजीनियर जो होगा वो भी अपने औजारों से काम करेगा, औद्योगिक कार्यकर्ता होगा वो भी अपने औजारों से कार्य करेगा। तो दोस्तों यह आपका मूर्त बुद्धि के अंतर्गत जाएगा। अब हम बात करते हैं अमूर्त बुद्धि की। तो दोस्तों यहां पर देखिएगा, अमूर्त बुद्धि मैंने आपको क्या बताया था कि बुद्धि जो होती है वो सोचने की एक क्षमता होती है। अब वकील का अगर मैं बात करूं तो वकील क्या करता है? ऐसी तर्क करता है, ऐसी जिरा करता है केवल सोचने के माध्यम से, केवल जज के सामने सोच करके चीजों को ऐसे पलटता है जैसे छूमंतर। मान लीजिए जैसे किसी ने अगर गलत चीज भी है उसको अपने तर्क के माध्यम से, अपनी भाषा के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से, अपनी बुद्धि के माध्यम से इतनी अच्छी तरीके से उसको चेंज कर देता है। वही हाल क्या होता है चित्रकार का। कहीं पर भी बैठ करके कोई भी चित्र बनाता है। साहित्यकार का, साहित्यकार जब साहित्य लिखता है या कोई भी रचना करता है तो क्या होता है दोस्तों? वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है तब रचनाओं को लिखता है।
तो यहां पर यह जाएगा आपका अमूर्त बुद्धि में। इसका संबंध पुस्तक के ज्ञान से होता है। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होती है वह ज्ञानार्जन में विशेष रुचि लेता है, यानी कि पुस्तकों का ज्ञान क्या कहलाएगा दोस्तों, अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत जाएगा। वकील, डॉक्टर, चित्रकार, साहित्यकार आदि ये सभी अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत जाएंगे। अब हम बात करते हैं सामाजिक बुद्धि। नेता, ग्राम प्रधान, ग्राम सेवक, दोस्तों ये सभी जो होते हैं ये किसके अंतर्गत जाएंगे, आपके सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत। यानी कि समाज में ये ऐसी चीजों की ऐसी प्रतिक्रियाएं देंगे, ऐसी चीजों को बताएंगे जिससे आप इनके प्रति अपनी आस्था रखने लगेंगे। तो दोस्तों यह जाएगा आपका, इस बुद्धि का संबंध व्यक्तिगत व सामाजिक कार्यों से होता है, जैसे आपका नेता। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट, और बहुत ही अच्छा आपका टॉपिक, बुद्धि लब्धि का सूत्र। आपसे पूछेगा बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है, तो आप तुरंत बताएंगे बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु गुणे 100 बटे में वास्तविक आयु। यानी कि बुद्धि लब्धि बराबर मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज। हम वास्तविक आयु को कहते हैं तैथिक आयु भी हम इसको कहते हैं, और पेपर में काफी बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है। तो तुरंत आप बताएंगे कि बुद्धि लब्धि का सूत्र मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 होता है। और दोस्तों सबसे पहले जो बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया गया था वो ऐसे दिया गया था, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। और यह सूत्र किसने दिया था, यह सूत्र स्टर्न ने दिया था। देन उसके बाद में 1911 के बाद में लगभग में टर्मन ने यह सूत्र दिया, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों बुद्धि मापन को सफल बनाने वाले, यानी कि सबसे पहले बुद्धि परीक्षण, सबसे पहले बुद्धि किसने मापी, तो दोस्तों बिने ने सबसे पहले बुद्धि मापी। और मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किसने किया, बिने ने किया। तो क्या बताएंगे, सबसे पहले बुद्धि किसने मापी, तो दोस्तों बिने ने मापी। सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किसने किया, बिने ने किया। मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किसने किया, जिसको मेंटल एज बोलते हैं। दोस्तों बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, फ्रांसिस गाल्टन ने। यानी कि बुद्धि का जो प्रयोग था, बुद्धि का इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग अभी मैंने आपको बताया, तो किसने किया दोस्तों, फ्रांसिस गाल्टन ने। फ्रांसिस गाल्टन ने और 1885 ईस्वी में, अभी मैंने आपको बताया। और बुद्धि कैसी बताई गई, अमूर्त बताई गई। लेकिन मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, बिने ने किया। बिने ने सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण किया और बुद्धि परीक्षण को सफल बनाया। आगे बात करते हैं दोस्तों विशेषताओं पर। और उससे पहले आप लोग जान लीजिए कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया, और बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया। यानी कि कह सकते हैं कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया। बहुबुद्धि का सिद्धांत, पहले मैं बात करूंगा बहुबुद्धि के सिद्धांत पर। तो दोस्तों बहुबुद्धि का सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया। दोस्तों बहुबुद्धि का सिद्धांत आप सभी ने पढ़ा होगा कि गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। और हो सकता है कि आपको यह 1 या 2 नंबर या 5 नंबर में आपको यह देखने को मिल जाए। गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत लिखिए। गार्डनर ने पहले 7 बुद्धियां बताई, 1998 में इन्होंने 8वीं बुद्धि जोड़ी और सन 2000 में इन्होंने 9वीं बुद्धि जोड़ी, यानी कि 9 प्रकार की गार्डनर ने बुद्धियां बताई। तो दोस्तों बुद्धि का एक कारक का सिद्धांत किसने दिया, यानी कि एक कारक सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत किसने दिया। तो दोस्तों यह एक कारक सिद्धांत किसने दिया, तो दोस्तों इसी को हम बोलते हैं निरंकुशवादी सिद्धांत। और यह सिद्धांत दिया गया 1911 ईस्वी में। और इसको दिया किसने, तो अल्फ्रेड बिने ने इसको दिया। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बिने ने दिया। निरंकुशवादी सिद्धांत भी इसको बोलते हैं, और 1911 ईस्वी में इसको दिया। अब हम बात करते हैं दोस्तों बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत की। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत किसने दिया, तो दोस्तों स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया। और कब, 1904 ईस्वी में इस सिद्धांत को दिया।
दोस्तों लंदन। कहाँ? लंदन में। साथ ही साथ इसमें बताया इन्होंने बुद्धि के दो तत्व, एक बताया सामान्य तत्व, एक बताया सामान्य तत्व और दूसरा बताया विशिष्ट तत्व, दूसरा बताया विशिष्ट तत्व। तो दो प्रकार के द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया 1904 ईस्वी में, और सामान्य तत्व बताया और विशिष्ट तत्व बताया। अब हम बात करते हैं बुद्धि का, कह सकते हैं कि त्रितंत्र का सिद्धांत या त्रितत्व का सिद्धांत। त्रितत्व का सिद्धांत किसने दिया? वो भी स्पीयरमैन ने दिया। किसने दोस्तों? स्पीयरमैन ने क्या दिया? त्रितत्व का सिद्धांत। त्रितत्व का सिद्धांत स्पीयरमैन ने ही दिया। स्पीयरमैन ने ही क्या दिया दोस्तों? बुद्धि का त्रितत्व का सिद्धांत भी दिया। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया कि बुद्धि का बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर जी ने दिया। अब बात करते हैं बुद्धि की विशेषताओं पर। आपने बुद्धि पढ़ा तो वहां पर बताया गया था कि बुद्धि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, और क्या कहा गया कि बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति होती है। बुद्धि सीखने की योग्यता होती है। बुद्धि अपने गत अनुभव से, जो हमारे पास पुराने अनुभव से थे, उनसे लाभ उठाने की क्षमता होती है। बुद्धि सीखने की क्षमता होती है। और बुद्धि को हम, मान लीजिए कोई भी लड़का है या कोई भी लड़की है, तो हम ये नहीं कह सकते कि इन दोनों में बुद्धियां जो होंगी वो कह सकते हैं कि बुद्धि लिंग भेद कारक के में हम अंतर नहीं कर सकते। हो सकता हो कि लड़की के पास बुद्धि अधिक हो सकता हो कि लड़के के पास बुद्धि अधिक हो। हम ये नहीं कह सकते कि किसी लिंग कारक में बुद्धि अधिक होती है और किसी लिंग कारक में बुद्धि कम होती है, इसको हम नहीं कह सकते। आगे बात करते हैं वैक्सलर के अनुसार, और मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, यह परिभाषा है एक 1939 की, और यहां पर देखिए सारी चीजों का समावेशन किया गया है। बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावित ढंग से समायोजन करता है। दोस्तों यह बुद्धि की जो परिभाषा है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। अगर आपसे बुद्धि के बारे में पूछता है तो आप इस प्रकार से यहां से लिखेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को अपने मित्रों के पास में शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।